नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर संजय पांडे MCH DNB एंड्रोलॉजी और रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी के हेड है और 2009 से इस क्षेत्र में कार्यरत है। आप कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल मुंबई में रोबोटिक यूरोलॉजी और जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के कंसल्टेंट है। आपको 16 वर्षों का अनुभव है। आपने उन्नत प्रशिक्षण इटली, जर्मनी, बेलग्रेड और कोरिया सर्जरी 2014 में किया है। आपकी रुचि बोटुलिनम टॉक्सिन इन यूरोलॉजी, पेरोनीज डिजीज, MRKH सिंड्रोम, प्रोस्थेटिक्स इकॉन्टेंस और ICBPS में है। आप SRMC चेन्नई में एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे हैं। एक बार फिर से सर हम आपको बहुत स्वागत करते हैं हमारे शो में। अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। मेरी उम्र 42 वर्ष है और मुझे पहले से किडनी में हल्की कमजोरी बताई गई थी। उपलब्ध नए इलाजों से क्या मेरी किडनी हेल्थ बेहतर हो सकती है? अनिल यादव का यह सवाल आया है। नमस्कार अनिल जी। इस मंच के द्वारा समझाना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ की चेंजेस प्रोग्रेसिव होती हैं। हमारा नाम वही रहता है लेकिन दशक बाय दशक कुछ चेंजेस होती हैं। किडनी जो पीछे के जगह में रहता है और जहाँ 2 किडनीज होती हैं, आपको बताया गया कि आपकी किडनी कमज़ोर है। कमज़ोर शब्द एक बहुत ही लूज टर्म हो गया। कमज़ोरी मतलब किडनी शायद कम काम करती है। पॉसिबल है कि ये किडनी जो बहुत यूरिन बनाती है और यूरिन नीचे की तरफ आता है और हमें यूरिन खाली करना पड़ता है, वो एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हमारी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलती हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आपको ये बताया गया कि आपकी किडनी की फंक्शन थोड़ी कम है, और अगर फंक्शन कम है तो थोड़ी क्रिएटिनिन के लेवल जो एक मार्कर होता है वो बड़ा होता है, और इससे हमें अपनी किडनी को बचा के रखना है। तो अगर आपके जैसे लोगों को किडनी की कमज़ोरी है, किडनी की बीमारी है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर अगर है तो उसे कंट्रोल में रखें, अगर डायबिटीज़ है तो उसे कंट्रोल में रखें। बिकॉज ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो किडनी को टच करती हैं, किडनी को शनय शनय दशक बाय दशक चोट पहुंचाती जाती हैं। तो अपनी किडनी को उस कंडीशन में जहां आपको बताया गया कमज़ोर है, दर्द की दवा बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते या खा ही नहीं सकते आप। बहुत ज़रूरी है कि आपकी पानी की मात्रा अच्छी रहे, बिकॉज किडनी को पानी चाहिए अपने सारे पदार्थ को तरल पदार्थ में निकालने के लिए। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत होती है। आपके डॉक्टर आपको बाकी दवाइयों के बारे में बात करते रहेंगे जिसमें किडनी को कोई चोट ना पहुंचे, बिकॉज किडनी एक एंड ऑर्गन है, उसको चोट पहुंचती है किसी भी पॉइजन से जो भी बॉडी से निकालना होता है और किडनी के थ्रू निकलता है, और बताया जाता है आपकी कंडीशन में कि किडनी थोड़ी कमजोर है। जी, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 35 वर्ष है और मुझे पेशाब रोकने की समस्या है। क्या ब्लैडर ट्रेनिंग या नई दवाओं से इसका इलाज आसान हो सकता है? रीमा कश्यप का सवाल आया है। बहुत अच्छा सवाल है। 35 साल की उम्र में यूरिनरी ब्लैडर उदंड हो सकता है या ओवर एक्टिव हो सकता है, इसलिए आपको यूरिन रोकने की मुश्किल है। आपको लगता है जहां यूरिन लगा वहीं जाना पड़ेगा, दिन में बार बार जाने की शायद इच्छा होती है, और कभी टाइम पे ना पहुंच सके तो यूरिन लीक हो सकता है, जिसे ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। आज की मॉडर्न ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयां हैं और कुछ तरीके हैं जो हमें अपने डॉक्टर के जानना होता है। तो आपके यूरोलॉजिस्ट आपको अवश्य समझाएंगे कि ब्लैडर ट्रेनिंग, ब्लैडर रीट्रेनिंग, ब्लैडर की मसल्स को जगाना, उनको जरा अपनी काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। माना जाता है कि हम मास्टर हैं, ब्लैडर हमारा स्लेव है, लेकिन अभी ब्लैडर ही मास्टर बन चुका और वो आपको यहाँ वहाँ सब जगह टॉयलेट करने को मजबूर करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ब्लैडर ट्रेनिंग जो अपने में कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ पोस्टपोनमेंट ऑफ यूरिनेशन होता है, कुछ उस तरह से उसको लिंक करना पड़ता है कि हमें बार बार ब्लैडर सोचने ना दे। ये अकेले में पूरा काम नहीं आता है, इसलिए आपके यूरोलॉजिस्ट कुछ ऐसी दवाइयाँ भी ऐड करेंगे जिसे हम ब्लैडर को जरा शांत करते हैं। बिकॉज ये ब्लैडर अब अशांत हो गया है तो ये अपनी इच्छा से कभी भी कॉन्ट्रैक्शन करता है, और वो कहीं आप ट्रैफिक में, कहीं मेले में, कहीं आपको यूरिन पास करना पड़ता है। तो इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैडर ट्रेनिंग और उसके साथ कुछ फार्माकोथेरेपी, कुछ दवाइयाँ जो मॉडरेट टर्म तक लेनी पड़ती है ताकि ब्लैडर को हम वापस अपने काबू में लाएं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर कई बार हम देखते हैं कि बहुत से लोग बिना किसी रीजन के भी अपना यूरिन बेवजह रोकते हैं, मतलब उनको आलस आ जाता है या फिर वो किसी वर्क में होते हैं, तो ये आगे जाके कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है? ब्लैडर को रोकना और रोकना ये हमारे बस में है जी, क्योंकि ये हमारी इच्छा है कि हम अभी वॉशरूम न जाएं, पर ये अपने में अच्छी इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लैडर एक इलास्टिक ऑर्गन है जो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट दोनों कर सकता है। ये अजीब सा ऑर्गन है, हार्ट की तरह काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो अगर हम उसको उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड स्ट्रेच कर दें, मिसाल के तौर पे हमारे ब्लैडर में अगर सेंसेशन ही नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा और ब्लैडर बहुत भरा होगा।
लेकिन जानबूझ के हम अपने ब्लैडर को और स्ट्रेच करें जो 350 से 500 ml के ब्लैडर कैपेसिटी से ज्यादा है, वो हमारे हित में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ब्लैडर को और स्ट्रेच किया उस तरह से जो आपने बलून को फुला के बर्थडे के दिन छोड़ दिया, फिर 3-5 दिन के बाद वो कमजोर हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, उसकी सेंसेशन घट सकती है। तो हमारा ऐसा मानना है कि ब्लैडर को उसके कार्यरत अनुरूप रखा जाए, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो उसकी आदत है वो उसको अलाउ किया जाए, क्योंकि ये एक ऑर्गन जब कमजोर हो गया तो वापस स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। जैसे आपकी उम्र बढ़ गई तो फिर वापस नहीं आ पाएगी। तो भरे हुए ब्लैडर को पोस्टपोन करना अच्छी बात नहीं है। हमें अपने ब्लैडर को ट्रेन रखना होता है, हमें इसी तरह से अपने आप को मैप करना होता है। हम अगर ट्रैफिक में निकल रहे हैं तो ब्लैडर खाली करके निकले, अगर ब्लैडर बहुत ओवर एक्टिव है तो हम अपने पानी को जरा कम करें। तो इन सब चीजों को जरा लाइफस्टाइल को चेंज करना जरूरी है, लेकिन यूरिन को पोस्टपोन करना बियॉन्ड अ पॉइंट इन टाइम ब्लैडर को कमजोर करना और फिर ब्लैडर को दूषित करना होगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न उमेश भटनागर ने पूछा है, मेरी उम्र 50 वर्ष है और मेरे यूरिन में बार बार प्रोटीन आता है, क्या इसके लिए कोई नई जांचें करवानी चाहिए? अवश्य। प्रोटीन अगर यूरिन में आ रहा है तो ये वो फैक्ट्री से आ रहा है जिसे किडनी कहते हैं। आपके 2 किडनी है और उन दोनों किडनी से पॉसिबिलिटी है कि कुछ प्रोटीन का रिसाव ज्यादा हो रहा है। नॉर्मली भी प्रोटीन कुछ हद तक हम सब में देखा जाता है, अलग अलग कारणों से प्रोटीन बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर प्रोटीन यूरिन में जा रहा है तो अवश्य आपके नेफ्रोलॉजिस्ट, आपके यूरोलॉजिस्ट वो सब टेस्ट करेंगे, जिसमें यूरिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो, सोनोग्राफी से पता चलेगा किडनीज छोटी तो नहीं हो रही हैं। अगर आप डायबिटिक है उमेश जी, या आपको अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो ये सब किडनी को एक तरह की चाबुक मार रही है जो किडनी को कमजोर कर रही है। तो हमारा मानना है कि एक सेट ऑफ टेस्ट होते हैं जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट करेंगे, जिसमें ये प्रोटीन यूरिया को हम संभाल पाए क्या। ये प्रोटीन यूरिया का होना किडनी का एक तरह से चोट लगना दिख रहा है, तो हमें डायबिटीज ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हुए वो यूरिन के टेस्ट, वो ब्लड के टेस्ट, क्रिएटिन की रिपोर्ट, हमें EGFR देखने की जरूरत हो सकती है, और अगर जरूरत पड़ा तो फिर फंक्शंस टेस्ट करना पड़ता है। तो इसमें एक सेट ऑफ टेस्ट होंगे जिन टेस्ट को हम शनै शनै करेंगे और उसको इवैल्यूएट करते रहेंगे। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर आपने जिक्र किया कि जो डायबिटीज होता है वो ब्लैडर इरिटेशन को बढ़ाता है, उससे यूरिनेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो क्या हम इसको ऐसा भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा पेशाब की समस्या रहती है, कहीं ना कहीं जो मीठा खाना होता है, जो मीठे का नियंत्रण होता है, उसका ध्यान रखना हमको वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर जिन लोगों को डायबिटीज नहीं भी है? जिन लोगों को डायबिटीज है उनको अपने खाने पीने का सब कुछ संभाल के रखना उस पेरीमीटर में जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज यूरिन ज्यादा बनाता है। डायबिटिक लोगों को ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा प्यास लगती है, ज्यादा पेशाब बनता है। सो ग्लोबल पॉलीयूरिया, 24 घंटे पेशाब ज्यादा बन रहा है, रात को ज्यादा बन रहा है, और वो ब्लैडर में आ रहा, तो खाली करने का काम तो आपका है। उस कंडीशन में लॉन्ग टर्म में ब्लैडर कमजोर ना हो जाए, डायबिटिक्स वाला कहानी है। हाँ, हम अगर नॉर्मल हैं, हमें कोई डायबिटीज की शिकायत नहीं है, और ऐसे कंडीशन में आपने ज्यादा शुगर खाया है, ऐसा कुछ नहीं होना। बॉडी से अच्छा कोई कंप्यूटर दुनिया में बना नहीं। बॉडी को पता है क्या पॉइजन आ रहा है, क्या हमें निकालना है, कितना। उन ऑर्गन्स को हमें संभाल के रखने की जागरूकता जरूरी है, जो हम आज आपके प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 29 वर्ष है और मुझे अक्सर UTI हो जाता है, क्या कोई ऐसी वैक्सीन आई है जो इस समस्या को रोक सके? सोनम अग्रवाल का ये सवाल आया है। औरतों में सोनम किसी भी उम्र में यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है। इन्फेक्शन होना मतलब पेशाब के रास्ते में जलन होना, पीड़ा होना, दर्द होना, कभी बुखार भी हो जाना जब ये सिस्टमिक हो जाता है। तो अवश्य पहला स्टेप तो ये है कि हम अपनी हाइजीन को बहुत मेंटेन करें। हम अपने अंडरगारमेंट्स का चेंज करना, वॉश करना, हमारी वाटर इनटेक अच्छी रहे ताकि यूरिन डाइल्यूट हो। ये सब चीजें एक्चुअली हमारी यूरिन इन्फेक्शन को अपनी तरफ से बचा सकती है। हाँ, ये एक तरह की यूरिनरी वैक्सीन बताई जाती है, पर उसकी एफिकेसी उतनी है। एक तरह की यूरिनरी वैक्सीन बताई जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोबायोटिक्स हैं, बहुत से ऐसे एंटीसेप्टिक्स हैं जो आपके यूरोलॉजिस्ट देख के और तरीके से आपको देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम यूरिन इन्फेक्शन होने न दें, बिकॉज औरतों का जो ढांचा है वो अलग बना हुआ है। बैक्टीरिया बगल में ही मंडरा रहा है, वजाइना और रेक्टम से आराम से इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा हाइजीन बहुत ज्यादा होना चाहिए, हमें इन्फेक्ट नहीं होने देना है, हमारी पानी की मात्रा अच्छी रहे। यस, लॉन्ग टर्म में ये जो प्रक्रिया है हमें मेंटेन करना पड़ेगा कि हम अभी 19-20 साल के हैं, हम 40-45 में शायद मेनोपॉजल हो जाएंगे, उसके बाद वो पीरियड हट जाएंगे, फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो हम ये चीज को जान ले और इस अवेयरनेस को हेल्थ के एक कॉलम पे ले आए जहां हम इन्फेक्शन होने ही देंगे। बाकी आपके डॉक्टर्स अवश्य करेंगे, पर ऐसी कोई बहुत बड़ी वैक्सीन नहीं है जो आपको लॉन्ग टर्म में बचा ले। लॉन्ग टर्म में अपने आप को दुरुस्त करते रहना पड़ेगा।
बिल्कुल इस तरह का कोई वैक्सीनेशन तो डेवलप नहीं है, लेकिन आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप विशेष तौर पर ध्यान रख सकते हैं। अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आजकल बहुत सारे स्प्रेज आते हैं जिनको हम सैनिटाइजर स्प्रेज बोलते हैं, अपनी टॉयलेट सीट पर उस स्प्रे को अच्छे से करके उसके बाद आप उस वॉशरूम को यूज़ कीजिएगा और जितना हो सके पब्लिक टॉयलेट्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि फीमेल्स में यूटीआई की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। अगला सवाल रामगोपाल वर्मा ने पूछा है, मेरी उम्र 61 वर्ष है और डॉक्टर ने मेरा किडनी फंक्शन कम बताया है, क्या नई डाइट योजनाओं से किडनी को बचाया जा सकता है? उम्र के साथ साथ किडनी की फंक्शन शनय शनय घटती है, उसमें बीमारियां भी घटाती हैं जो हमने आज बात की। उसके साथ अगर पहले ही बताया गया कि 61 ईयर्स में हमारी किडनी फंक्शन पहले ही कम है, तो इससे और इंप्रूव कर पाना शायद मुश्किल होगा। जैसे आपकी उम्र अब कम नहीं हो पाएगी, मतलब कुछ ऐसी किडनी की बीमारी शुरू हो चुकी है जो भले ही हल्की हो, जो आपको दिखती नहीं हो, जिसमें खून नहीं, जलन नहीं, दर्द नहीं है, लेकिन किडनी के अंदरूनी बीमारियां होती हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और इस तरह के क्रोनिक चेंजेस होते हैं। हमारा मानना है कि ऐसे कंडीशन में उसको स्टेबलाइज करना पहले जरूरी है और उसका मार्कर क्रिएटिनिन होता है, EGFR होता है, जो आपके डॉक्टर करते हैं जी। कुछ दवाइयों से हम किडनी को संभाल सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं और उन बीमारियों को बहुत जल्दी बढ़ने नहीं देते। तो ये एक तरह की प्रक्रिया तो है, ये साइंस में बिल्कुल अवेलेबल है और ये हमारा काम होता है कि एज यूरोलॉजिस्ट, एज नेफ्रोलॉजिस्ट आप तक पहुंचे। आपका काम है कि अगर आपको बताया गया कि किडनी की फंक्शन कम है तो अवश्य अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ टच में रखने की जरूरत है और फंक्शंस को बरकरार रखने के लिए रिपीटेड टेस्ट होते रहेंगे, उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 47 वर्ष है और पेशाब कम आता है, क्या इसके लिए कोई पहले से बेहतर इलाज है? शालिनी गुप्ता का सवाल आया है। शालिनी जी, अगर एक स्त्री की 47 साल में यूरिन खुल के नहीं आ रही है तो पुरुषों की कहानी अलग और स्त्रियों की कहानी अलग होती है। पीरियड्स बंद होने के बाद जो 4 सेंटीमीटर की यूरिनरी आउटलेट जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, उसका टिप जब हार्मोन्स नहीं रहता तो सिकुड़ने की कोशिश करता है। जी। माना जाता है कि अगर आपकी पेशाब खुल के नहीं आ रही है तो हमारा पहला टेस्ट यूरोफ्लोमेट्री होता है। हमें जानना होता है कि पेशाब कितनी खुल के आ रही है। किसने बताया बुखार, तो कितनी बुखार टेम्परेचर नापते हैं। अगर हमें कुछ आपके परफॉर्मेंस के बारे में जानना तो आपका रिपोर्ट कार्ड देखना होता है। तो खुल के ना आना अपने में इस कम उम्र में हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब हमें इस फ्लो को इंप्रूव करना है। तो इसके आधुनिक ट्रीटमेंट है, पहले हमें कारण जानना पड़ेगा कि हम दवाइयों से इसे ठीक कर पाएंगे या इसके लिए कुछ सर्जरीज हैं। तो दवाइयों से वो ठीक होती हैं जिसमें हम इन पैसेज को दवाइयों से रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। ये दवाइयाँ अवेलेबल हैं और ये दवाइयाँ कई सालों से औरतों को, पुरुषों को दी जा रही हैं। अगर कोई ऐसी रुकावट है जो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसे स्ट्रिक्चर कहते हैं, स्टेनोसिस कहते हैं, तो उसे खोली जाती है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन 47 साल की उम्र में है तो अवश्य अपने यूरोलॉजिस्ट से मिले। वो इवैल्यूएशन के द्वारा, यूरोफ्लोमेट्री, सोनोग्राफी के द्वारा अवश्य जान पाएंगे और अकॉर्डिंगली सही अप्रोच लेंगे। इस हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हम अनदेखा ना करें। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 55 वर्ष है और मेरे ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर है, क्या इसके लिए कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध है? जितेंद्र सिंह का ये सवाल आया है। ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर हैं, ये उन डिजीजेज में होता है जिसमें स्पाइन की डिजीज हो, न्यूरोलॉजिकल बीमारी, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है 10, 15, 20 साल की, ब्लैडर की सेंसेशंस और पावर घट जाती है, या फिर कोई ऐसी चोट या एक्सीडेंट रही हो जिससे ब्लैडर कमजोर हो गई। तो ब्लैडर अपने आप भी कमजोर हो सकती है या इन बीमारियों से कमजोर हो सकती है। कमजोर ब्लैडर का वापस फिर ताकत आ जाना ये शायद सुना नहीं गया है। मतलब आपको हाइपोटोनिक या हाइपोकॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर है, ब्लैडर अगर यूरिन पुश न करे तो यूरिन बाहर नहीं आएगा, आपको फिर पेट से जोड़ लगा के पेशाब करना होता होगा। ऐसे कंडीशन में ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है, जो मैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में करता हूं, जिसे हम कहते हैं सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन। हम उन नर्व्स को जगा देते हैं जो पेल्विक फ्लोर में इंटेस्टाइन्स और यूरिनरी सिस्टम को वापस पटरी पे लाने की कोशिश करता है। तो सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन उस तरह की पेसमेकर है जो एक बैटरी के द्वारा हम पेल्विस में डाल करके और उस बैटरी से एक पूरी चीजों को चेंज करते हैं। तो कमजोर ब्लैडर्स को, जिसको हम कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन या हाइपोकॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर, जिसमें ब्लैडर में दम न रहा तो यूरिन कैसे खाली होगा, तो यूरिन आ ही नहीं पाएगा। ऐसे कंडीशन में हमें सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन के द्वारा आपकी ब्लैडर की शक्ति को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर, कई बार ये समस्या भी होती है कि एक बार अगर व्यक्ति यूरिन पास आउट करके आया है बट उसको ऐसा लगता है हर आधे घंटे में, हर 20 to 25 मिनट्स में कि नहीं, मुझे ब्लैडर पूरा एम्प्टी फील नहीं हो रहा है, वो बार बार वॉशरूम जाता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ पूरा एक वो ड्रेनिंग प्रोसेस हो जाता है, वो फिजिकली भी बहुत ड्रेन्ड हो जाता है, उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो क्या ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है या वास्तव में कोई बीमारी को इंडिकेट करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो याद रखिएगा 40-50 साल के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ के रास्ते को अंदर से ब्लॉक करता है जी। और इसका ब्लॉक करना यूरिन की फ्लो को धीरे धीरे घटाता जाता है
उस जमाने में जब यूरिन पास करते थे तो दूर तक जाती थी, आज वो फ्लो घटती जा रही है और घटती जा रही है। तो पूरा ब्लैडर खाली नहीं हो पाता है और फिर ब्लैडर की आदत हो जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करके बार बार खाली करने की कोशिश करें। तो ये सेकेंडरी जो ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है और आपकी ब्लैडर खाली नहीं होती तो आप बार बार यूरिन जाते हैं। औरतों में भी ऐसी कहानी होती है, पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में जब रास्ता सिकुड़ रहा होता है, हार्मोन खत्म रहा होता है, तो प्रोस्टेट तो है नहीं, पर प्रोस्टेट की तरह यूरिनरी पैसेज ऑक्लूडेड बिहेव करता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है। साइकोलॉजिकली आदमी डिस्टर्ब रहता है तो बार बार जाने की एक प्रक्रिया बन जाती है और ब्लैडर एक मास्टर बन जाता है और आपको बार बार जगाता है। पर यहां पे आपका सवाल ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो अगर मैं दरवाजा खोल दिया तो आप बार बार ठक ठक नहीं करेंगे। समझिए अगर मैं प्रोस्टेट के रास्ते को लूज कर दिया, उसको रिलैक्स कर दिया, दवाइयां, सर्जरी जो भी कुछ है, या फिर औरतों में पेशाब का रास्ता लूज कर दिया, तो फिर ब्लैडर समझ जाता है और फिर ब्लैडर को उसकी एक सिग्नल मिलती है। तो इसलिए ब्लैडर अगर खाली नहीं हो रहा है तो उसके टेस्ट हैं जिसमें सोनोग्राफी, यूरोफ्लोमेट्री, इन टेस्ट के द्वारा हम पकड़ लेते हैं कि अंदर की सच्चाई क्या है। तो थोड़ा साइकोलॉजिकल, थोड़ा बहुत पीड़ा और थोड़ी बहुत सच्चाई प्रोग्रेशन की बात जो उम्र के साथ साथ पुरुषों और औरतों में होती है। बिल्कुल। और डॉक्टर, जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है या फिर किडनी में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, अगर इन्हें नज़रअंदाज किया जाए तो क्या आगे जाके किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है मरीजों को? तो अगर यूरिनरी प्रॉब्लम्स है हमें और हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं और हेल्थ को पोस्टपोन कर रहे हैं कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा, तो ये सच नहीं है। हर यूरिनरी कंप्लेंट का कोई कारण होता है और कारण आपके यूरोलॉजिस्ट को मालूम है। मतलब यह है कि हम अपनी यूरिनरी प्रॉब्लम्स को पोस्टपोन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे यूरिन में खून जाना, यूरिन में जलन होना, यूरिन खुल के ना आना, यूरिन बार बार जाना, इनमें से कोई भी चीज समस्या ऐसी नहीं जो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो हमें इसको नजरअंदाज नहीं करके इसको ले जाना होता है। अब इन सब प्रॉब्लम से क्या किडनी फेल हो सकती है? हाँ और नहीं। नॉर्मली किडनी फेलियर के कारण किडनी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हाँ बहुत बार ऐसी लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की फंक्शन जिसके कारण अपर किडनी, जो किडनी के फंक्शन गड़बड़ हो जाए, ऐसी अनकॉमन नहीं है। तो यूरिनरी पैसेज का रुकावट, यूरिनरी पैसेज से रिफ्लक्स ऊपर की दाना जाना, इन्फेक्शन बार बार होना, इन सब चीजों को किडनी चोट पहुंचाती है और वो चोट पहुंचाना किडनी को लॉन्ग टर्म में तंग करता है। तो किडनी फेलियर एक एंड स्टेज रीनल डिजीज है जहां दोनों किडनी खराब हो गई हैं। मतलब आपकी किडनी से यूरिन बनता हो या ना बनता हो, लेकिन किडनी क्रिएटिनिन बढ़ाती जा रही है बॉडी में, बिकॉज वो फंक्शन को आधारित तरीके से खाली नहीं कर पा रही है। तो आपका यूरिन नहीं आता है, बहुत कम यूरिन आता है, आपके बदन में सूजन बनता जा रहा है, किडनी फेल करता जा रहा है, फाइनली अनफॉर्चुनेटली किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो या तो किडनी की बीमारियों से या फिर हमारे नजरअंदाज किए हुए बहुत सी यूरिनरी कंप्लेंट्स जो बहुत महीने सालों साल चलते गए, किडनी को चोट पहुंचा सकता है। तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हम। बिल्कुल, लेकिन ये बात भी जैसा डॉक्टर ने बताया कि हर यूरिन की प्रॉब्लम जो है वो किडनी फेलियर तक नहीं पहुंचती। तो बहुत बार लोग इस मिथ में, इस डर में अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते रहते हैं, चिकित्सक से परामर्श नहीं लेते हैं, अपने अनुसार दवाइयां लेते हैं। तो कृपया आप ऐसा कोई काम ना करें जो आगे जाके किसी गंभीर समस्या को पैदा करे। अगला सवाल प्रिया चौहान की तरफ से आ रहा है। मेरी उम्र 33 वर्ष है और मुझे किडनी स्टोन रहता है, क्या इसके लिए कोई बिना दर्द वाला लेजर ट्रीटमेंट उपलब्ध है? जी हाँ प्रिया जी, ये किडनी स्टोन्स यूरिन की कंसंट्रेशन के कारण बनता है। कैल्शियम और ऑक्सलेट जुड़ जाना, यूरिक एसिड जुड़ जाना, एक तरह का ये जुड़ के एक न्यूक्लिएट एग्रीगेट क्रिस्टलाइज होता हुआ पत्थर किडनी में बन रहा है, बिकॉज ये यूरिनरी एनवायरनमेंट से बन रहा है। तो इसको ट्रीटमेंट करने के तरीके में लेजर तो अंदरूनी ट्रीटमेंट होता है, हम दूरबीन के रास्ते अंदर से जाके पाउडर करके उसको खत्म करते हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट बहुत सालों से चली आ रही है, जो अभी भी बहुत दुरुस्त है, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी, ESWL, बाहर से ही हम पत्थर को पाउडर कर लेते हैं। तो वो सॉफ्ट स्टोन्स हैं, छोटे स्टोन्स हैं जो कहीं 5 से 9 मिलीमीटर के बीच में हैं, जो किडनी में है और किडनी के पाइप में फंस के इमरजेंसी नहीं बना है। उनका काम ही है कि उनको टाइम पे ट्रीट करें, इससे पहले कि वो गिर के ब्लॉक न कर दें या फिर वो दर्द नहीं दे रहे हैं और बाद में बढ़ते न जाएं। तो किडनी स्टोन्स के बारे में अगर हमें जागरूकता है, हमारी सोनोग्राफी बता रही है, तो हम स्टोन्स को किडनी में ही ट्रीट करें। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट तो वो होगा आज जिसमें हम दूरबीन के रास्ते बदन में घुसें और फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोपी से RIRS से पत्थर को बिल्कुल चकनाचूर किया, वो चकनाचूर होकर निकल गया, या फिर हम उसे निकाल के लेके आए। लेकिन इसे छोड़ देना और फिर उसे वेट करना, किडनी का स्टोन या तो बढ़ेगा या नीचे गिर के ब्लॉक और इमरजेंसी करेगा। तो अवश्य लिथोट्रिप्सी वो ट्रीटमेंट है जहां सॉफ्ट स्टोन्स, छोटे स्टोन्स को हम बाहर से ही पाउडर करके निकाल सकते हैं। बिल्कुल, यानी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा डॉक्टर ने बताया, लिथोट्रिप्सी ये एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें बिना दर्द के आपके स्टोन का आराम से इलाज हो जाएगा। अगला सवाल है, मेरी उम्र 40 वर्ष है और यूरिन में बार बार संक्रमण होता है, क्या नई माइक्रोबायोम टेस्टिंग से इसका कारण आसानी से पता चलता है? विशाल अरोड़ा का ये सवाल आया है। अगर मैं समझूं विशाल जी को बार बार यूरिनरी टेस्ट में
कल्चर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, जी। कहने का मतलब ये है कि आप यूरिन का सही सैंपल दे रहे वो जरूरी है। तो सबसे पहले तो यूरिन का सैंपल सही देना दोनों पुरुषों और स्त्रियों को पता होना चाहिए। जहां हम बाहर अच्छे से वॉश करके यूरिन पास करते वक्त पहला पेशाब छोड़ के बीच का यूरिन ही देंगे। हम पहला यूरिन कभी भी बॉडी से निकलता हुआ बॉटल में नहीं देते हैं। मिड स्ट्रीम क्लीन कैच स्पेसिमेन देने की जरूरत है। अगर आप ये दे रहे हैं और फिर भी अगर आपकी यूरिन कल्चर्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो अवश्य हमें एडवांस स्टडीज के द्वारा जानना होता है कि कहीं टीबी तो नहीं है, कहीं और कोई ऐसी इन्फेक्शन के कारण मिस तो नहीं हो रहा है। क्योंकि विशाल जी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पुरुषों में होती है और प्रोस्टेटाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है जिसमें बैक्टीरिया बार बार यूरिन में दिखते हैं। तो हमें उन सब कारणों को खोजना होता है जिन कारणों के कारण आपको बैक्टीरियूरिया या एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया देखी जा रही है और उसकी निदान करने की जरूरत होती है। तो अवश्य आगे स्पेशलाइज्ड टेस्ट बने हुए हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए और वो सारे करने की जरूरत पड़ेगी अगर हमने सही सैंपल दिया है तो। बिल्कुल डॉक्टर, हमारे कई दर्शक इस बारे में जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों की उम्र 7-8 वर्ष है, लेकिन अभी भी जो बेड वेटिंग की आदत है वो बच्चों में से गई नहीं है। उनका ये कहना है कि बचपन में तो ठीक है, ये सब चीज़ें काफ़ी आम होती है, लेकिन बेड वेटिंग की जो आदत है उस कारण स्कूल में भी उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। इस बढ़ती उम्र के साथ भी उनकी आदत छूट नहीं रही है, तो क्या इसका इलाज उपलब्ध हो सकता है? बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेड वेटिंग को हम मेडिकल साइंस में एन्यूरेसिस कहते हैं। बेड वेटिंग की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। याद रखिएगा, 4th सैटरडे ऑफ एवरी मे हम वर्ल्ड बेड वेटिंग डे मनाते इसलिए बिकॉज हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अहम सवाल था कि बेड वेटिंग की ट्रीटमेंट 6 साल से शुरू हो जानी चाहिए। पहले 5 साल में जब हम ब्लैडर की ट्रेनिंग करते हैं दिन में जगे हुए और रात को, तो ब्लैडर की ट्रेनिंग होती है, लेकिन रात को एक माइलस्टोन डिसऑर्डर कंटिन्यू हो सकता है जिसमें माइलस्टोन रिकवरी नहीं हुआ। तो 6 साल से 15 साल के बच्चे अगर कहीं भी हैं देश में, दुनिया में, और उनकी बेड वेटिंग हो रही है, तो इस माध्यम के द्वारा हमें अपने यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचने की जरूरत है, जानने के लिए कि वो क्या दवाइयां दें, वो क्या लाइफस्टाइल चेंज करें जिससे हो सकता है। बिल्कुल ट्रीटेबल है। हमें रात को 2 बार बेड में वेट नहीं करना है, हफ्ते में 3 बार बेड वेटिंग करते रहे। 15-16 साल हो गई तो फिर शायद हम हॉस्टल जा नहीं पाएंगे, 23-24 साल हो गई तो शादी नहीं हो पाएगी, वगैरह वगैरह। तो क्या होता है, एक बच्चा जो बेड वेटिंग कर रहा है उसकी मॉरल बहुत डाउन होती है, बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। उसमें अगर कोई ब्लैडर की प्रॉब्लम भी है तो फिर बेड वेटिंग के साथ साथ कपड़ों की वेटिंग भी हो जाती है स्कूल में, वगैरह वगैरह। तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। तो रात को निद्रा अवस्था में, डीप स्लीप में अगर बार बार पेशाब हो रहा है, अपने पेडियाट्रिशियन, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलने की ही जरूरत है, बिकॉज इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हम एक नॉक्ट्यूरिया और बेड वेटिंग की क्लिनिक चलाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में, जहां हम बेड वेटिंग के बच्चों को 6 से 15 साल में बेड वेटिंग करने नहीं देते। उनकी ऑब्वियसली लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। रात को बहुत ज्यादा पानी, चाय, कॉफी, कोला और दूध वगैरह पीने की इतनी जरूरत नहीं है। पहले पानी सुबह 6 से शाम 7 तक जितना पीना है पी लीजिए, उसके बाद कम मात्रा में पिया कीजिए। खाने और सोने में जो गैप रहे वो कम से कम 2 घंटे का रहे। कुछ दवाइयां आपके डॉक्टर शाम को देंगे ताकि किडनी को जरा रात को स्लो करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ट्रीटमेंट बहुत है और इन ट्रीटमेंट को हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बेड वेटिंग क्लिनिक जाएं, अपने पेडियाट्रिशियन, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें और इसका निदान बिल्कुल है, इसे ऐसे ना छोड़ें। जी बिल्कुल, यानी जैसे डॉक्टर ने बताया, पेरेंट्स को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप बेझिझक होकर अपने यूरोलॉजिस्ट से इस बारे में डिस्कस कीजिए, नहीं तो बच्चे का मॉरल बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है। और ये बिल्कुल एक ट्रीटेबल बीमारी है जिसका इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उपलब्ध है। अगला सवाल है, मेरी उम्र 70 वर्ष है और रात में 4 से 5 बार पेशाब जाना पड़ता है। क्या बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और नए ब्लैडर कंट्रोल उपचार मौजूद है? हरीश वशिष्ठ का ये सवाल आया है। वशिष्ठ साहब नमस्कार। 70 वर्ष की उम्र में 2 चेंजेस होती हैं। एक चेंज वो है जहां हमारी नींद धीरे धीरे कमजोर होती जाती है और हम रात को बहुत हद तक जगे ही हैं, उतनी डीप स्लीप में नहीं है। दूसरी तरफ हमारी किडनी ज्यादा पेशाब बनाती है। तो एक तो यूरिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है और नींद कम है, मतलब हम रात को बहुत हद तक बेड पे करवट भी ले रहे होते हैं। आपकी उम्र में बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल चेंज की जरूरत है। मिसाल के तौर पे हमें देखना होता है कि हम शाम रात को बहुत ज्यादा पानी, दूध वगैरह ना पिए। हम सब इस तरह की चीज संभालें जिसमें अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा चेंज करें, बिकॉज जो आपने बताया वो नेचुरल है। वो वृद्धावस्था में 60-70 के बाद पुरुषों में, स्त्रियों में, हमारे फादर्स, हमारे ग्रैंडफादर्स को होता ही है। तो हमारे लिए पहला काम वो है। दूसरा है, इसकी दवाइयां अवेलेबल है, पर ये ना भूलें कि 70 साल की उम्र में प्रोस्टेट की रुकावट बहुत हद तक जो हम और आप अपने आप जान ना पाए, जिसके लिए ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्शन करके जगाती है, वो भी एक कारण हो सकता है। तो आपके यूरोलॉजिस्ट से इन सब चीज़ों का पर्दाफाश करेंगे और फिर वो दवाइयां भी दे सकेंगे जिसमें रात को थोड़ा सा शांत रखें, ये रात भर जगने की बार बार जरूरत ना पड़े। तो प्रॉब्लम स्लीप की है या प्रॉब्लम यूरिन की है? स्लीप थोड़ी कम रहती है, यूरिन ज़्यादा बनती है। हमें दोनों चीज़ को थोड़ा संभालना पड़ता है और ये आपके डॉक्टर कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि नॉक्ट्यूरिया या रात को बार बार यूरिन जाने की समस्या अगर है तो अपने यूरोलॉजिस्ट को मिले, इसका निदान है और अच्छा निदान है।
बिल्कुल डॉक्टर, कई बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं जिसमें लोगों की शिकायत होती है कि उनका जो फर्स्ट यूरिन होता है दिन की शुरुआत का, उसका जो कलर होता है वो बहुत एक्सट्रीम येलो या बहुत एक्सट्रीम ब्राउन होता है। पूरे दिन में ऐसी और कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो क्या आगे जाके ये किसी तरीके का गंभीर रूप ले सकती है ये वाली बीमारी? नहीं नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है जी। अगर यूरिन का कलर बहुत डार्क है, जी, आप बहुत देर तक पानी नहीं पिए, या गर्मी के मौसम में आप देखेंगे यूरिन बहुत डार्क दिखता है, बिकॉज हमारी हाइड्रेशन लेवल हर समय हमारे बॉडी को मैच नहीं कर सकती, बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है। अगर आपकी यूरिन का कलर बहुत डार्क है, आपने बहुत ज़्यादा विटामिन नहीं खाया, बीटरूट नहीं खा रहे, कुछ और एक्सटर्नल दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं जो यूरिन के कलर बदलती हैं, तो एक नॉर्मल कंडीशन में अगर हमने पानी कम पिया तो यूरिन नंबर से डार्क देखेंगे। एक तरह की रिपोर्ट कार्ड है आपकी। अगर यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड है, बहुत येलोइश है, मतलब आपकी पानी की मात्रा कम रही है, तो इसलिए पानी की मात्रा बढ़ाएं। रात को हम बहुत बार पानी पी के नहीं सोते क्योंकि हम रात को जगना नहीं चाहते। सुबह उठे तो बहुत डार्क यूरिन देखा, बहुत ही ऑफेंसिव फाउल स्मेलिंग यूरिन देख सकते हैं, बिकॉज यूरिन एसिडिक हो रही, यूरिन कंसंट्रेटेड होगी, और सिर्फ एक ही तरीके से पानी की मात्रा बढ़ाने से। वो तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिंक है जो बॉडी को चाहिए अपने सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को तरल पदार्थ में निकालने के लिए। तो घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर, कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को इन दिनों में सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। युवाओं को खासकर कम उम्र में ही ब्लैडर में सूजन होने लग जाती है, और डॉक्टर उन्हें सिस्टाइटिस के बारे में बताते हैं, जिसको सुनते ही वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये क्या समस्या होती है? सिस्टाइटिस जो शब्द है वो ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं जी। मेडिकल शब्द में सिस्टाइटिस वो है जो एकदम एक सडन ऑनसेट डिस्कम्फर्ट, बर्निंग, पेन, औरतों में कॉमन, पुरुषों में कम कॉमन, लेकिन ये देखने को मिलता है। जी। एक बार आप सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखते हैं जिसमें ये बहुत बार लिखा रहता है सिस्टाइटिस, उससे अवश्य घबराए नहीं, बिकॉज अगर आपको यूरिनरी कंप्लेन नहीं है और आपकी ब्लैडर थोड़ी सिस्टाइटिस बता रही है तो अवश्य आपके डॉक्टर देख के समझेंगे कि ये ब्लैडर की जो वॉल की थिकनेस बढ़ रही है, कारण क्या है। या ये ब्लैडर न्यूरोजेनिक है, नर्व रिलेटेड चेंजेस हो रही हैं, या फिर हमारी ब्लैडर बहुत ओवरवर्क कर रही है और ब्लैडर बहुत थिक हो गई है, या फिर ये कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन की ब्लैडर की वॉल की टेम्पररी स्वेलिंग है। तो सिस्टाइटिस जो शब्द है वो दरअसल मेडिकल टर्म है। वो सोनोग्राफी की टर्म बताई तो जाती है, लेकिन दरअसल सोनोग्राफी की डायग्नोसिस नहीं है। एक एक्यूट ऑनसेट सडन चेंज यूरिनरी सिस्टम में जिसमें यूरिन में इन्फेक्शन है, उसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं, जिसमें पेशाब में जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है, और सपोर्टिव थेरेपी और एंटीबायोटिक के द्वारा ये ठीक हो सकता है। इसे बार बार नहीं होने देना जरूरी है, जो औरतों में ज्यादा कॉमन है, या पुरुषों में अगर रुकावट है तो होता है। तो अब इसे सिस्टाइटिस एक तरह की बेनाइन फिनोमेना, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अवश्य आपके डॉक्टर इसके बारे में चौकन्ने रहें, आपके यूरोलॉजिस्ट देखें और आइडेंटिफाई करें किस तरह की सिस्टाइटिस है। एक सिस्टाइटिस को कहते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम। ये वो है जिसमें महीने महीने सालों साल ब्लैडर के एरिया में पीड़ा, जलन, दर्द होती है, हम यूरिन रोक नहीं पाते, रोकते हैं तो जलन ज्यादा होती है, यूरिन पास करते हैं थोड़ा आराम मिलता है, और ये पिक्चर ही बदलती जाती है, औरतों में ज्यादा कॉमन, पुरुषों में कम। तो ये अलग तरह की सिस्टाइटिस है। सिस्टाइटिस बहुत तरह की होती है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक शॉर्ट सिस्टाइटिस बहुत बार इतना मैटर नहीं करता, तो हमारे लिए वो जरूरी होता है कि उसको हम जड़ तक खत्म करें, या आपके यूरोलॉजिस्ट इसको इंडिविजुअलाइज करके आपको ठीक करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर, क्लोजिंग से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आपने बैच लगा रखा है SaveTheBladder.com, ये क्या चीज़ है? ये वाली बैच SaveTheBladder.com एक उस तरह का प्रोजेक्ट है, एक उस तरह की अवेयरनेस ड्राइव है जो हमने बहुत साल पहले कल्पना की होगी। तो मैं आपको बताना इसलिए चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो हमारे दिमाग में हर समय था। मैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में पिछले 17 साल से कार्यरत हूँ। अभी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने मरीज जो हॉस्पिटल में आते हैं उनको ठीक तो करते हैं, लेकिन सोसाइटी के थ्रू पहुँचने का यही जरिया होता है जब मैं यहाँ आपके पास आता हूँ। पूरी सोसाइटी को पहुँचने के लिए हमने ये जो वेबसाइट बनाई है SaveTheBladder.com, ये इस तरह की वेबसाइट है जिसको जो आप खोलते हैं तो पता चलता है कि ब्लैडर एक ऐसी ऑर्गन है जो किसी पे डिपेंडेंट है। अब ये जानना जरूरी है कि पुरुषों में 40 से 80 साल के बीच में प्रोस्टेट की जो चेंज हो रही है, उसमें एक चेंज या तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ना भी है, लेकिन दूसरा जो हम कंप्लेन करते हैं अपने डॉक्टर को, जिसमें पेशाब का रास्ता ब्लॉक होता जा रहा है। अगर दरवाजा धीरे धीरे बंद होता जा रहा है तो यूरिन खुल के नहीं आता, और पुरुष बहुत बार इसे बताते नहीं है, भूल जाते हैं या इग्नोर करते हैं। तो या तो अवेयरनेस नहीं है, या मिस करते हैं, या मिस डायग्नोस होता है और ये इग्नोर होता है। ऐसे कंडीशन में एक प्रोग्रेसिव दरवाजा बंद होता जा रहा है जिसे हम प्रोस्टेट कहते हैं। ये दरवाजा हर किसी में बंद हो रहा है। 40, 50, 60, 70, 80 में कोई पुरुष बच नहीं पाता, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में पहले, किसी में लेट। तो जितने भी पुरुष आज ये सुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि आपका प्रोस्टेट जो धीरे धीरे रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, जिससे प्रोस्टेट का साइज बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, उतनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, वो आपके ब्लैडर को तंग कर रहा है। तो ये ब्लैडर आप खाली नहीं कर पा रहा, धीरे धीरे ब्लैडर और भी धक्का दे रहा है। दरवाजा बंद है तो मैं और भी पुश करता जा रहा हूं। तो आज ये पूरी जागरूकता है कि अपने ब्लैडर को बचाएं, बिकॉज प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट तो हो जाएगी,
प्रोस्टेट अगर बहुत बढ़ गया तो उसको श्रिंक भी कर देंगे, उसकी दवाइयां भी दे देंगे, लेकिन वो चीज हम अपने ब्लैडर को वापस नहीं ला पाएंगे। मेरी उम्र एक बार 55 हो गई तो 54 नहीं होगी, एक बार 2026 आया तो 2025 वापस नहीं आएगा। तो ये ब्लैडर एक बार अगर कमजोर हो गई तो उस तरह की जो क्वेश्चंस आ रहे थे वही है कि फिर ये ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, इसके सेंसेशन नहीं होते, उसके बाद हम प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट भी करें, ऑपरेशन भी करें तो भी काम नहीं आएगा। तो कृपया savethebladder.com एक बार देखें, उस वेबसाइट पे जाएं, अंदर जाकर के नो योर प्रोस्टेट स्कोर देखें और अपनी स्कोर करें। और अगर आपको मॉडरेट और सीवियर सिम्टम स्कोर है तो कृपया घर पे ना बैठें, अपने शहर में अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था जो मैं आगे लाना चाहता था, और आज ये बैच जो मैं लेके आज कॉन्फ्रेंस में घूम रहा हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं, इस तरह से जानकारी होती है। savethebladder.com वो प्रोजेक्ट है जिसमें हर पुरुष अंदर जाए, सारे वीडियोस को देखे, अपने स्कोर को समझे, और अगर ये मॉडरेट या सीवियर स्कोर है तो अपने प्रोस्टेट को टाइम पे ट्रीट कराए, ताकि ये ब्लैडर कॉन्टैक्ट करते करते एक दिन विफल ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए, सेंसेशन लूज ना कर जाए और फिर उसके बाद काम ना कर पाए, फिर हमारी पूरी जिंदगी पेशाब की थैली और पेशाब की पाइप पे ही ना रह जाए। तो savethebladder.com एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो इतने सालों से दिमाग में था, आज ये उजागर हुआ है और बहुत से लोग पूरी दुनिया से इसे देख के आगे बढ़े। बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमको पूरी उम्मीद है कि आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।